क्या आप जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया में अपना मनपसंद हेयर स्टाइल चुनना या रात में लाइट जलाना भी मना है। इस देश में इंटरनेट से लेकर कैलेंडर तक सब कुछ इतना अजीब है कि आपको यकीन नहीं होगा। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे नॉर्थ कोरिया के ऐसे ही दिमाग घुमा देने वाले फैक्ट्स जो सुनने में बिल्कुल फेक लगते हैं पर 100% सच हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की सीमा पर एक बहुत ही अजीब और अनोखा गांव है जिसे किजोंगडोंग कहते हैं। इसे पूरी दुनिया में प्रोपेगेंडा विलेज यानी दिखावटी गांव के नाम से भी जाना जाता है। 1950 के दशक में उत्तर कोरिया ने इसे सिर्फ इसलिए बनाया था ताकि दक्षिण कोरिया के लोगों को दिखाया जा सके कि उनके यहाँ कितनी खुशहाली, बिजली और बड़ी बड़ी इमारतें हैं, जिसे लालच में आकर लोग सीमा पार करके उत्तर कोरिया भाग आए। दूर से देखने पर यह गाँव बहुत सुंदर और मॉडर्न लगता है, जहाँ ऊंची ऊंची रंग बिरंगी इमारतें, स्कूल और हॉस्पिटल्स दिखते हैं। लेकिन असलियत ये है कि इस पूरे गांव में एक भी इंसान नहीं रहता। ये इमारतें अंदर से बिल्कुल खोखली हैं और इनमें कमरे तक नहीं हैं। यहाँ तक कि खिड़कियों पर कांच की जगह सिर्फ पेंट किया गया है। शाम को यहाँ टाइमर लगाकर अपने आप लाइटें जला दी जाती हैं ताकि लगे कि अंदर लोग रहते हैं। कभी कभी कुछ सफाई कर्मचारी सड़कों पर झाड़ू लगाते दिख जाते हैं ताकि गाँव में हलचल का नाटक बना रहे। सालों तक उत्तर कोरिया ने इन इमारतों पर बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगाकर सीमा पार देशभक्ति के गाने और भाषण भी बजाए हैं। ये गाँव आज भी दुनिया का सबसे बड़ा नकली ड्रामा बना हुआ है। नॉर्थ कोरिया में हर 5 साल में चुनाव होते हैं, लेकिन यहाँ का चुनाव दुनिया के बाकी देशों से बिल्कुल अलग और अजीब है। यहाँ हर सीट या चुनाव क्षेत्र से सिर्फ एक ही उम्मीदवार खड़ा होता है, जिसे सरकार खुद तय करती है। लोगों के पास किसी दूसरे नेता को चुनने का कोई विकल्प नहीं होता। वोट देने के लिए हर नागरिक का आना अनिवार्य है, इसलिए यहाँ वोटिंग हमेशा 100% के करीब रहती है। पर्ची पर सिर्फ एक उसी उम्मीदवार का नाम होता है। अगर कोई इंसान उसके खिलाफ वोट देना चाहे तो उसे एक अलग बूथ में जाकर लाल पेन से नाम काटना पड़ता है, लेकिन ऐसा करने पर व्यक्ति को सीधे देशद्रोही मान लिया जाता है, जिससे उसकी और उसके परिवार की जान खतरे में पड़ सकती है। इसलिए डर के मारे हर कोई सर्वसम्मति से हाँ में ही वोट देता है। असल में ये चुनाव किसी सरकार को चुनने के लिए नहीं, बल्कि देश की पूरी आबादी पर कड़ी नजर रखने और उनकी हाजिरी दर्ज करने का एक तरीका है। स्पेस से अगर आप रात के समय पूर्वी एशिया का नक्शा देखेंगे तो आपको चीन और दक्षिण कोरिया तो जगमगाते हुए दिखेंगे, लेकिन इनके बीच में बसा हुआ उत्तर कोरिया पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ एक काला धब्बा नजर आता है। यहाँ तक कि इसकी राजधानी प्योंगयांग में भी बस कुछ हल्की फुल्की लाइटें ही जलती हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह देश में बिजली की भारी कमी है। उत्तर कोरिया के पास कोयले और तेल की कमी है और उनका बिजली ढांचा बहुत पुराना हो चुका है। सरकार बची कुची बिजली का इस्तेमाल आम लोगों के घरों की बजाय अपनी मिलिट्री, फैक्ट्रियों और बड़े सरकारी अफसरों के लिए करती है। रात होते ही पूरे देश में ब्लैकआउट कर दिया जाता है, यानी सभी लाइटें बंद कर दी जाती हैं। आम लोग रात को मोमबत्ती या सोलर पैनल से चार्ज होने वाली छोटी लाइटों का सहारा लेते हैं। ये अंधेरा उत्तर कोरिया की गरीबी और बाकी दुनिया के कटे होने की कड़वी सच्चाई बयां करता है। उत्तर कोरिया में लोगों को अपनी पसंद से बाल कटवाने पर भी आजादी नहीं है। वहाँ की सरकार ने नागरिकों के लिए 28 खास तरह के हेयर स्टाइल तय कर रखे हैं, जिन्हें सरकारी मंजूरी मिली हुई है। इनमें से 18 स्टाइल महिलाओं के लिए हैं और 10 पुरुषों के लिए। सरकार का मानना है कि ट्रेंडी या वेस्टर्न हेयर स्टाइल से देश में पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव बढ़ सकता है। अनोखी बात यह है कि शादीशुदा महिलाओं को छोटे बाल रखने की हिदायत दी जाती है, जबकि कुंवारी लड़कियां थोड़े लंबे या घुंघराले बाल रख सकती हैं। पुरुषों के लिए बाल 5 सेंटीमीटर से छोटे रखना जरूरी है और उन्हें हर 15 दिन में बाल कटवाने पड़ते हैं। वहाँ के टीवी चैनलों को तो ये तक प्रचारित किया गया था कि लंबे बाल रखने से इंसान के दिमाग का पोषण छीन जाता है। देश के तानाशाह किम जोंग उन का अपना हेयर स्टाइल इस पूरी लिस्ट से बिल्कुल अलग है। उत्तर कोरिया में आम लोग वो इंटरनेट इस्तेमाल नहीं कर सकते जो हम और आप चलाते हैं। यहाँ की सरकार ने देश के अंदर अपना एक अलग और बंद इंटरनेट नेटवर्क बनाया हुआ है, जिसे क्वांगम्योंग कहते हैं। इस नेटवर्क पर दुनिया भर की वेबसाइट या सोशल मीडिया चलाने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं है। इसमें सिर्फ वही कुछ हजार वेबसाइट चलती हैं जिन्हें उत्तर कोरिया की सरकार खुद मंजूर करती है। इन वेबसाइटों पर ज्यादातर सरकारी खबरें, तानाशाही का प्रचार, पढ़ाई लिखाई का सामान और देश के अंदर शॉपिंग करने जैसी सुविधाएं ही होती हैं। आम लोग इसे केवल सरकारी कंप्यूटरों या खास मोबाइल फोन पर ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पूरे नेटवर्क पर सरकार की 2400 घंटे कड़ी नजर रहती है ताकि बाहर की दुनिया की कोई भी जानकारी देश के अंदर ना सके। असली ग्लोबल इंटरनेट का एक्सेस सिर्फ किम जोंग उन, उनके खास बड़े अधिकारियों और कुछ चुनिंदा वैज्ञानिकों के पास ही है। उत्तर कोरिया की 3 पीढ़ियों की सजा का नियम
दुनिया के सबसे क्रूर और खौफनाक नियमों में से एक है। इसे सामूहिक सजा यानी सामूहिक जिम्मेदारी का नियम कहा जाता है। इस नियम के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति उत्तर कोरिया में कोई बड़ा राजनीतिक अपराध करता है या देश छोड़कर भागने की कोशिश करता है तो सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि उसकी आने वाली 3 पीढ़ियों को भी सजा भुगतनी पड़ती है। इसमें उस इंसान के माता पिता, उसके बच्चे और यहाँ तक कि उसके पोते पोतियों को भी बिना किसी गलती के सीधा भयानक लेबर कैंप यानी जेल में डाल दिया जाता है। इस नियम की शुरुआत तानाशाह किम इल संग ने की थी। उनका मानना था कि गद्दारों के बीज को ही 3 पीढ़ियों तक खत्म कर देना चाहिए ताकि उनका नामो निशान मिट जाए। इन कैंपों में पैदा होने वाले बच्चों को भी पूरी जिंदगी कैदी बनकर ही बितानी पड़ती है। ये कानून सिर्फ इसलिए बनाया गया है ताकि लोगों के मन में खौफ बना रहे और कोई भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत न करे। दुनिया का बाकी हिस्सा जहां 2026 जैसे ग्रेगोरियन कैलेंडर का इस्तेमाल करता है, वहीं उत्तर कोरिया का अपना एक अलग कैलेंडर है जिसे जूचे कैलेंडर कहा जाता है और इसका पहला साल ईसा मसीह के जन्म से नहीं बल्कि उत्तर कोरिया के पहले तानाशाह और देश के संस्थापक किम इल संग के जन्म के साल यानी 1912 से गिना जाता है। इसी वजह से जब दुनिया में 2026 चल रहा होता है तो उत्तर कोरिया में ये साल जूचे 115 कहलाता है। कैलेंडर की तारीखें और महीने तो आम कैलेंडर की तरह ही होते हैं, लेकिन साल की गिनती हमेशा 1912 से ही की जाती है। उत्तर कोरिया के सभी सरकारी दस्तावेजों, अखबारों, पासपोर्ट और यहाँ तक कि जन्म प्रमाण पत्रों पर भी इसी जूचे कैलेंडर का साल लिखा जाता है। ये कैलेंडर तानाशाहों के प्रति लोगों में अंधभक्ति और उनके बनाए विचार को बढ़ावा देने के लिए लागू किया गया था। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में एक बेहद अजीब और विशाल इमारत है जिसे रियोग्योंग होटल कहा जाता है। 105 मंजिला वाला ये पिरामिड के आकार का एक होटल अपनी अनोखी बनावट के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। इसका निर्माण 1987 में शुरू हुआ था, लेकिन देश में आए आर्थिक संकट के कारण 1992 में काम बीच में ही रोकना पड़ा। सालों तक ये आधी अधूरी इमारत एक वीरान कंक्रीट के ढांचे की तरह खड़ी रही, जिसकी वजह से लोग इसे होटल ऑफ डूम यानी श्रापित होटल भी कहने लगे। बाद में इसके बाहर शीशे और चमचमाती LED लाइटें तो लगा दी गई, लेकिन अंदर से ये आज भी पूरी तरह खाली और अधूरा है। लगभग 330 मीटर ऊंची बनी यह इमारत दुनिया की सबसे ऊंची बिना इस्तेमाल वाली इमारत का रिकॉर्ड रखती है। बाहर से बेहद आलीशान दिखने के बावजूद इस होटल में आज तक एक भी मेहमान नहीं रुका और ये उत्तर कोरिया की अधूरी महत्वाकांक्षाओं का एक बड़ा प्रतीक बनी हुई है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया एक ही जमीन के 2 हिस्से हैं, लेकिन दोनों देशों के बीच का रिश्ता आज भी भारी दुश्मनी से भरा हुआ है। हैरानी की बात यह है कि तकनीकी रूप से ये दोनों देश पिछले 70 साल से भी ज्यादा सालों से आपस में युद्ध लड़ रहे हैं। 1950 में शुरू हुआ कोरियाई युद्ध 1953 में बंद तो हुआ, लेकिन दोनों पक्षों ने कभी भी किसी स्थायी शांति समझौते पर दस्तखत नहीं किए। इसके बजाय उन्होंने सिर्फ एक सीज फायर पर साइन किए थे, जिसका मतलब था कि फिलहाल के लिए गोलाबारी रोक दी जाएगी, लेकिन जंग कानूनी तौर पर खत्म नहीं होगी। दोनों देशों की सीमा पर DMZ यानी डीमिलिटराइज्ड जोन बनाया गया, जो आज दुनिया की सबसे कड़ी सुरक्षा वाली सीमाओं में से एक है। भले ही वहाँ रोजाना युद्ध ना होता हो, लेकिन कागजों में जंग आज भी जारी है, इसलिए दोनों देश भारी सेना तैनात रखते हैं। उत्तर कोरिया से भागकर दूसरे देशों में जाने वाले लोगों को डिफेक्टर्स यानी भगोड़ा कहा जाता है। सख्त तानाशाही, भूखमरी और आजादी की कमी के कारण अब तक हजारों लोग अपनी जान जोखिम में डालकर देश से भाग चुके हैं। उत्तर कोरिया की सीमा पर कड़ी चौकसी और बारूदी सुरंगें होने के कारण सीधा दक्षिण कोरिया भागना लगभग नामुमकिन होता है। इसलिए ज्यादातर लोग पहले चीन की सीमा पार करते हैं, वहां से वो जंगलों और नदियों के रास्ते होते हुए थाईलैंड या लाओस जैसे देशों में पहुंचते हैं और फिर दक्षिण कोरिया जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति भागते हुए पकड़ा जाता है तो उसे भयानक टॉर्चर किया जाता है या सीधे मौत की सजा दी जाती है। यहाँ तक कि भागने वाले इंसान के पीछे उसके पूरे परिवार को सजा भुगतनी पड़ती है। जो लोग किसी तरह दक्षिण कोरिया पहुंच भी जाते हैं, उन्हें नई दुनिया में ढलने, आधुनिक तकनीक सीखने और अपने ही पुराने घर की कड़वी यादों से उबरने में सालों लग जाते हैं। आपको इसके बारे में क्या कहना है? अपनी राय कमेंट में बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक भी कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक प्लीज अपना बहुत ध्यान रखिएगा।